हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं प्रियेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। और आज की डेट है 25 सितंबर 25 सितंबर। कल 24 तारीख को आपको कुछ सवाल पूछे गए थे। कुल 3 सवाल थे। पहला था गोवा मेरीटाइम सिंपोजियम, यानी गोवा के अंदर समुद्री जो संगोष्ठी होनी थी उसके बारे में सवाल था कि इसका संबंध किससे है। देखिए, रिसेंटली क्या हुआ है कि 5वां एडिशन हुआ है किसका, गोवा मेरीटाइम सिंपोजियम का। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, हमने जो समुद्री व्यापार से संबंधित जो भी चुनौतियां हैं, जो हमारे पास स्कोप है, उसके बारे में डिस्कस किया है। हिंदी गोवा, गोवा के अंदर कौन सा जगह पर, तो नेवल वॉर कॉलेज है, यानी नौसेना युद्ध संस्थान है। नेवल वॉर कॉलेज गोवा के अंदर वहीं पर हुआ है। और कब से कब हुआ है, तो 23 से 24 सितंबर, 2 दिन पहले हुआ है। मतलब कल परसों हुआ है। अब ये कहाँ पर हुआ है मेनली, तो जो नेवल वॉर कॉलेज है उसकी चोला बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग का नाम है चोला बिल्डिंग। चोला बिल्डिंग के अंदर ये, टू बी स्पेसिफिक, ये हुआ है। इसकी थीम क्या देखिए, इस साल की थीम क्या है। इसकी साल की थीम है कॉमन मेरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द इंडियन ओशन रीजन। जो हिंद महासागर क्षेत्र है उसमें जो सामान्य सामुद्रिक चुनौतियां हैं, जिसमें क्या हो सकता है, पायरेसी हो सकती है आपकी, ठीक है, सिक्योरिटी हो सकती है उसका। इसमें फिर आगे इसका नाम लिखा है प्रोग्रेसिंग लाइंस ऑफ एफर्ट टू मिटिगेट डायनेमिक थ्रेट सच एज आईयूयू फिशिंग एंड अदर इलीगल मेरीटाइम एक्टिविटीज। आप सभी जानते हैं जो मरीन पायरेसी होती है, मतलब समुद्र के द्वारा समुद्री रास्तों से जो भी इलीगल या अवैध तस्करी होती है उसको रोकना, उन एक्टिविटीज को रोकना, चाहे वो किसी को हाईजैक करने की बात हो, ठीक है, किसी शिप को, कुछ लोगों को क्या करना, बंदी बना लेना, या फिर इलीगल ट्रैफिकिंग की बात हो, चाहे ह्यूमंस की हो या कोई भी हमारे एनिमल या हमारी जो प्लांट स्पीसीज है उनकी स्पीसीज की बात हो, इसके बारे में इस तरह की चुनौतियों को डील करने के लिए बनाया गया है। अब जो थीम है ना, ये किस तहत के बनाई गई, द आइडिया ऑफ द मिशन सागर। सागर क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी हिंद महासागर क्षेत्र है। हिंद महासागर से लगने वाले सभी देशों की तटीय, ऐसे देश जिनकी तट रेखा किससे लगती, हिंद महासागर से, तो हिंद महासागर क्षेत्र के अंदर सभी देशों के लिए मेरीटाइम सिक्योरिटी इंश्योर करना, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन था। और उसी के तहत जो है हम चाहते हैं इस रीजन के अंदर सिक्योरिटी और पीस इंश्योर कर पाए, सुरक्षा शांति स्थापित कर पाए और सबका विकास हो, ऐसा हमारा ऑब्जेक्टिव है। उसी आइडिया के तहत, उसी विचार के तहत हमने ये गोवा मेरीटाइम सिंपोजियम किया है इन दी फॉर दी सिक्योरिटी एंड पीस एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इन द इंडियन ओशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फैक्ट चेक यूनिट, एफसीयू। देखिए होता क्या है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, आप जानते हैं भारतीय प्रेस ब्यूरो, इसका काम क्या है कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभिन्न विभाग के द्वारा जो भी नए नए इनिशिएटिव ले जाए, कोई कानून लाया जाए, कोई लॉ लाया जाए, उसके बारे में सभी को अवगत कराना, ये काम किसका है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का। अब क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम क्या हो रहा है कि जो फॉल्स और फेक इन्फॉर्मेशन है, झूठी और भ्रामक जानकारी, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, उनका मार्केट काफी बड़ा है। जैसे सोशल मीडिया आया है तो लोग क्या करते हैं, क्योंकि तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं झूठी अफवाहें फैलाते हैं, जिससे कि हमें जो कम्युनल क्लैशेस हैं वो देखने को मिलते हैं, और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके बारे में भी, जो गवर्नमेंट का एजेंडा है उसके बारे में गलत जानकारी फैलाई जाती है। तो होता क्या है, इसको दूर करने के लिए नवंबर 2019 में, इन दी मंथ ऑफ नवंबर 2019, द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो established a fact check unit to identify the misleading information which has been spreaded regarding the initiative or schemes of the government of India, its ministries, its department as well as the public sector undertakings। यानी जो भारत सरकार के लोक उपक्रम है उनके द्वारा भी कोई अगर नवाचार किया गया हो, कोई जानकारी दी गई हो, उसके बारे में गलत जानकारी लोगों तक ना पहुंचे, इसको दूर करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट एफसीयू का गठन किया गया था। अब होता क्या है, रिसेंटली हुआ ये है, बॉम्बे हाई कोर्ट, कौन सा हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि पीआईबी के द्वारा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा जो फैक्ट चेक यूनिट एफसीयू का गठन किया गया है, ये कहीं गलत है। देखिए इसका गठन जो हुआ था ना एफसीयू का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मान लीजिए कोई सोशल मीडिया इंटरफेस है, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी प्लेटफॉर्म आप नाम सुनते हैं, अगर उस प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति, कोई संस्थान अगर भ्रामक जानकारी, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर स्प्रेड करते पाए जाएं, तो इसके लिए क्या होगा, जो भी सोशल मीडिया इंटरमीडिएट हैं, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है, हमारे सर्विस प्रोवाइडर है, कौन कौन से, टेलीग्राम जो अपने नाम सारे डिस्कस किए हैं, इनको क्या करता है एफसीयू, एक नोटिस जारी करता है कि आप इस जो इन्फॉर्मेशन को अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव करो। ये काम किसका था, एफसीयू का। बट अभी क्या है, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि अंडर आर्टिकल 19(2), यानी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसका उल्लेख हमें कहां मिलता है, अंडर द आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका एक
19(2) आर्टिकल है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है यदि किसी देश के साथ, मतलब जो हमारे फॉरेन रिलेशन है, किसी देश के जो किसी विदेशी देश, किसी विदेशी राष्ट्र के साथ हमारे मित्रवत संबंध हो, कानून व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, इनको ठेस पहुंचाते हुए कोई जानकारी स्प्रेड की जाए तो कहीं ना कहीं उसको वॉयलेशन माना जाएगा ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब अपनी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से कोई व्यक्ति, कोई संस्था ऐसी जानकारी फैलाए जिससे कि जो कानून व्यवस्था है वो डिस्टर्ब होने की संभावना हो, या फिर हमारी जो मित्रवत संबंध है किसी विदेशी राष्ट्र के साथ, उसके साथ संबंध बिगड़ने की संभावना हो, तो उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए अंडर आर्टिकल 19(2) ऐसा प्रावधान नहीं कहा गया है। अब क्या है, होता क्या है, देखिए मान लीजिए किसी सोशल मीडिया पर अगर कोई व्यक्ति इंफॉर्मेशन स्प्रेड करता है तो गवर्नमेंट ने क्या कहा था? गवर्नमेंट ने ये कहा था आईटी रूल्स के तहत, जो सोशल मीडिया रूल्स है उनके तहत, कि उस कंपनी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ठीक है, पर कंपनियों का ना, हम तो क्या मध्यस्थ हैं, वी आर इंटरमीडियरीज, नॉट वी आर नॉट circulating the information, we are being, our platform is being used by the user for spreading such kind of information। तो क्या है, लाइबल कौन होगा? लाइबल वो पर्सन होगा, व्यक्ति होगा जो जानकारी फैलाएगा। ये सारी बात है इसके अंदर, जिससे कि फेक न्यूज हो उनको दूर करना। तीसरा क्वेश्चन था आपके लिए अमूर फाल्कन, एक पक्षी अमूर फाल्कन, और आपसे सवाल पूछा गया था फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व का फाल्कन राजधानी किसे कहते हैं? तो देखिए ये देश, ये राज्य है नागालैंड भारत का, ये हमारा फाल्कन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। बड़ी मात्रा में हमें फाल्कन पक्षी दिखता है। जो फाल्कन पक्षी अमूर फाल्कन, ये ऑल टुगेदर कहां से कहां ट्रेवल करता है? सो इट ट्रेवल्स फ्रॉम दी मंगोलिया, साइबेरिया एज वेल एज द ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न चाइना ऑल टुगेदर थ्रू इंडिया एंड बाईपास एंड रीचेस साउथ अफ्रीका। मतलब ये चीन से होते हुए, चीन, साइबेरिया और जो मंगोलिया है, यहां से ट्रेवल करता हुआ कहां तक आता है? ये जाता है भारत में, भारत में जाता है फिर ये साउथ अफ्रीका। कहां पर? साउथ अफ्रीका। ऑलमोस्ट जो है ये ट्रेवल करता है लगभग 20,000 किलोमीटर। कितना? 20,000 किलोमीटर की यात्रा करता है, और मोस्टली अक्टूबर नवंबर के अंदर ये बाईपास होता है यहाँ से। तो क्या होता है कि मणिपुर सरकार के द्वारा रिसेंटली कुछ समय पहले ही एक ऐसा सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें कहा गया था अमूर फाल्कन पक्षी की ना तो हंटिंग की जाएगी, ना उन्हें मारा जाएगा। ऐसा हंटिंग नहीं की जाएगी, उनको पकड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, ये किसने कहा था? मणिपुर ने। बट नागालैंड को हम बोलते हैं क्या? फाल्कन कैपिटल ऑफ दी वर्ल्ड, विश्व की फाल्कन राजधानी, क्योंकि यहाँ पर ये पक्षी बड़ी मात्रा में आते हैं और यहाँ से जाते हैं साउथ अफ्रीका। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है जो संबंध रखता है कहां से? क्वाड समिट से। जो भी आप सभी जानते हैं क्वाड लीडर समिट हुई थी यूएस के डेलावेयर में, विल्मिंगटन शहर के अंदर। हम इसके बारे में कल डिटेल में पढ़ चुके हैं। इस समिट के अंदर क्या होता है? यूएस भारत के अंदर होता है इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के बारे में एग्रीमेंट होगा। 3 कंपनीज थी, एक तो यूएस की फोर्स थी, एक थी थर्ड आई टेक नाम से, और एक कंपनी और थी। इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, एमओयू साइन हुआ था। तो आपको बताना है कि भारत का पहला राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, उसका नाम क्या होगा? अर्जुन, शक्ति, मैत्री, सागर। देखिए चारों नाम, इस चारों नाम से आप परिचित है। अर्जुन क्या है? हमने पढ़ा था इंडियन आर्मी का हमारे पास क्या है? एक ईगल है। क्या है ये? अर्जुन ईगल है। शक्ति, बिल्कुल ही प्लांट का नाम शक्ति है। तीसरा मैत्री, मैत्री हमने पढ़ा था मेरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए भारत 2025 के अंदर क्वाड के तहत अपनी पहली समिट का पहला आयोजन कहां करेगा? भारत के अंदर करेगा। ये हम पढ़ चुके हैं अंडर दी क्वाड समिट। सागर हम जस्ट पढ़कर निकले हैं। सागर क्या है? सिक्योरिटी फॉर ऑल एंड ग्रोथ, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी हिंद महासागर क्षेत्र के अंदर हमें सुरक्षा और शक्ति, सुरक्षा, शांति और क्या बोलते हैं, अगर हमें ग्रोथ यानी विकास सुनिश्चित करना है तो उसके लिए सागर मिशन भारत का है। ठीक है, तो यूएस इंडिया के अंदर देखिए ये सिर्फ भारत का ही नहीं, पहले बल्कि पूरे विश्व का पहला ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जहां पर सेमीकंडक्टर चिप बनाई जाएगी विच विल बी यूज्ड फॉर दी डिफेंस फोर्सेज ऑफ दी यूएस आर्मी, यूएस के लिए, यूएस के जो अलाइड कंट्रीज है, अलाइड मिलिट्रीज हैं उनके लिए, और भारतीय डिफेंस फोर्स के लिए, भारतीय सेना के लिए भी इसका यूज करने वाले विश्व का पहला एग्रीमेंट है जिसमें कि सेमीकंडक्टर जो है उसका डिजाइन इसलिए किया जाएगा, बनाया इसलिए जाएगा कि उसे डिफेंस पर्पस, रक्षा क्षेत्र में काम ले। अब तक क्या होता है, हम देखते हैं सिविलियन पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन, टेलीफोन और लैपटॉप, टेलीविजन, इन सब में क्या आती है? हमारे सेमीकंडक्टर चिप आती है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये किसी देश की सेना के लिए बनाया जा रहा है। इसका नाम होगा शक्ति और इसकी शुरुआत होगी 2025 के अंदर। क्लियर? ये हम पढ़ चुके हैं। इट इज द फर्स्ट एवर इंडिया यूएस सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इट विल मैन्युफैक्चर इंफ्रारेड गैलियम नाइट्राइड
एज वेल एज दी सिलिकॉन कार्बाइड। इस तरह की 3 प्रकार की सेमीकंडक्टर चिप को डिजाइन किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। ठीक है, 3 कंपनी कौन सी हैं? तो भारत सेमी, थर्ड हाईटेक एंड द यूएस स्पेस फोर्स। ये नाम तीनों आप याद रखिएगा। आपसे पूछ सकते हैं कि which of the following options are not a participant in the agreement between India and US signed for the semiconducटर फैब्रिकेशन चिप प्लांट। ठीक है, तो ये ध्यान रहना चाहिए आपको, भारत का नहीं पूरे विश्व का ही पहला ऐसा प्लांट बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी। एनसीबी है, आपसे पूछा गया है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के वर्तमान में महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, अनिल दयाल सिंह, एहसन प्रधान, दलजीत सिंह चौधरी, अनुराग गर्ग। देखिए चारों पर्सन है ना किसी न किसी पोजीशन पर अभी वर्तमान में है। अनिल दयाल सिंह है, ये हमारे सीआरपीएफ के डीजी हैं। किसके? सीआरपीएफ के डीजी, सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स। जिसका काम क्या है? भारत के अंदर क्या करना? पीस इंश्योर करना और समय समय पर जो हमारे राजनेता पॉलिटिशियंस हैं उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करना। साथ ही साथ जो हमारा ऑपरेशन ग्रे हाउंड है नक्सलवाद को दूर करने के लिए, उसमें भी अपनी भूमिका निभाते हैं। एहसन प्रधान जो वर्तमान के अंदर, इससे पहले क्या थे? एनसीबी के डीजी थे। एनसीबी के पहले प्रमुख कौन थे महानिदेशक? ये थे एहसन प्रधान। तीसरा नाम आता है दलजीत सिंह चौधरी जी का। ये देखिए हमारे बीएसएफ के डीजी हैं। कौन से हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डीजी। और बीएसएफ आप सभी जानते हैं 1965 में दिसंबर 1965 के अंदर इसका गठन हुआ था। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? भारत बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान की इस बॉर्डर को सिक्योर करना। ठीक है, तो आपके लिए चौथा ऑप्शन बचता है, वो है अनुराग गर्ग। तो आपके लिए आंसर क्या मिल जाता है यहाँ से? अनुराग गर्ग हैं, वो वर्तमान में बनाए गए हैं एनसीबी के डायरेक्टर जनरल। ठीक है, अनुराग गर्ग हैं, आईपीएस ऑफिसर है हिमाचल प्रदेश के, और इनको बनाया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ दी एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और वर्तमान में क्या है? ही इज एडीजी यानी एडिशनल डीजी इन द बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एडीजी हैं, और अभी ने बना दिया एनसीबी का चीफ। अब हमारे लिए बॉडी का कौन सी है, कौन सा निकाय काम का है? तो ये हमारा निकाय काम का है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यानी इसका नाम है स्वापक नियंत्रण ब्यूरो। स्वापक क्या होता है? मतलब हमारे पास जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती है, सब्सटेंस होते हैं, जो नशीली दवाइयां होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए उनके प्रसार को, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, इलीगल स्टॉक होल्डिंग को कंट्रोल करने का काम किसका है? एनसीबी का है। तो देखिए ये हमारी है, इट इज अ नोडल ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी। मतलब क्या है? ये हमारी नोडल इकाई है, नोडल यूनिट है फॉर द ड्रग लॉ एनफोर्समेंट, यानी जो भी हमारे स्वापक हैं या ड्रग्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इकाई है, और उसके संबंध में क्या करना? इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस गैदरिंग करने की इकाई का नाम है एनसीबी। और किस मंत्रालय के अधीन आती है? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। और गठन कब हुआ इसका? इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी constituted in the Narcotics, Drug and Psychotropic Substances Act 1985, NDPS Act to be specific। अगर हम बात करें, नाम सुना होगा आपने, NDPS Act 1985 का है। इसके तहत गठन हुआ है 1986 के अंदर। इसका कब हुआ है? 1986 में गठन हुआ है, 86 के अंदर 85 का एक्ट है, और ये हमारी केंद्रीय इकाई है। इसका मतलब क्या है? इस अधिनियम के तहत कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा निकाय गठन करे जो कि साइकोट्रोपिक और नार्कोटिक ड्रग्स को कंट्रोल करने का काम करे। इसी के तहत एनसीबी गठन हुआ है। ये एनसीबी का लोगो है, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, और इसका ये हमारी क्या है? इंटेलिजेंस एनफोर्समेंट कोऑर्डिनेशन, यानी आसूचना प्रवर्तन समन्वय, यानी इंफॉर्मेशन गैदर करना, उस पर एक्ट करना, काम किसका है? एनसीबी का, रिगार्डिंग दी साइकोट्रोपिक ड्रग सब्सटेंसेस। गठन हुआ इसका 17 मार्च 1986 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर इसका। ठीक है, इसके कुछ अलग अलग जोनल ऑफिसर भी हैं, क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जोनल ऑफिसर्स भी हैं, इसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है, काम भी करता है। अब हमारे लिए काम की बात यहाँ से निकलती है आर्टिकल 47। भारत के संविधान में आर्टिकल 47 में कहा गया है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, इट इज enshrined in the Constitution of India under Article 47 that it is the duty of the state to prevent any kind of consumption of any drug except for medicinal purpose, यानी जो चिकित्सकीय सुविधाएं हैं, चिकित्सकीय प्रयोजन है, उनको छोड़ करके किसी प्रकार के ड्रग्स का कंजम्पशन नहीं हो, तो स्प्रेड नहीं हो। जिम्मेदारी किसकी बनती है? इसका उन्मूलन करना राज्य का दायित्व है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रिवेंट और टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ द ड्रग्स एक्सेप्ट फॉर द मेडिसिनल पर्पसेस अंडर आर्टिकल 47। ये सारी बात बोली गई है, तो कहीं ना कहीं हमारा डीपीएस भी उसको भी इंश्योर करता है। नेक्स्ट आपके लिए विच टीम हैज वॉन द दिलीप ट्रॉफी 2024। दिलीप ट्रॉफी जिसका संबंध है क्रिकेट से,
क्रिकेट में टेस्ट मैच की श्रृंखला होती है। और आपको बताना इस वर्ष दिलीप ट्रॉफी किसने जीता है। पहला ऑप्शन इंडिया सी, भारत ए, भारत बी, भारत डी, चारों टीमें खेलती हैं। तो जीता है भारत ए ने, हराया भारत सी को। ठीक है, हम बात करते हैं इंडिया ने विक्ट्री अचीव की है ओवर इंडिया सी, जिसमें इन्होंने जीता है 132 रन से मैच जीता है। और ये आपके लिए प्लेस इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में एक स्टेडियम है, वहीं पर इसका फाइनल मैच खेला गया। स्टेडियम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट स्टेडियम यानी आरडीटी स्टेडियम, जो अनंतपुर आंध्र प्रदेश के अंदर अवस्थित है, यहीं पर इसका फाइनल मैच हुआ। ये ध्यान रखिएगा, स्टेडियम का नाम पता होना चाहिए, कितने रन से जीता है और किस टीम ने किसको हराया। ये आपके लिए 3 बातें काम की है। ये 61st एडिशन है, जिसका आयोजन करता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई, जिसके वर्तमान सचिव कौन है, वो हमारे मिस्टर जय शाह हैं। और ये कब से कब हुआ है, तो डेट लिखिए 22 सितंबर तक हुआ है। आपके लिए कुछ काम है। कैप्टन की बात करें, इंडिया के कैप्टन मयंक अग्रवाल है, पहले शुभमन गिल थे, बट आप सभी जानते हैं भारत बांग्लादेश के बीच में टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उस टेस्ट में खेलने के लिए शुभमन गिल गए, तो उनकी जगह पर मयंक अग्रवाल को कप्तान बनाया गया टीम का। इंडिया बी में है अभिमन्यु ईश्वरन, इंडिया सी कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ है, इंडिया डी कैप्टन श्रेयस अय्यर है। तो आपके लिए 2 कैप्टन इंपॉर्टेंट है, इंडिया ए के और इंडिया सी के, जिन्होंने फाइनल मैच खेला हो। अच्छा, दिलीप ट्रॉफी की अगर हम स्टैटिक पार्ट की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो दिलीप ट्रॉफी जो है भारत का एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है। फर्स्ट क्लास क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहीं से भारत को टेस्ट प्लेयर और वनडे के लिए, ओडीआई के लिए में प्लेयर देखने को मिलते हैं। काफी चैलेंजिंग ट्रॉफी होती है और इसका नाम रखा गया है अबाउट आफ्टर दी फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर दलीप सिंह जी। दलीप सिंह जी के नाम पर इसका नाम पड़ा है, नाम रखा गया है दलीप ट्रॉफी। और शुरुआत होती है इसकी 1961-62 के अंदर, यानी 1961-62 में का पहला गेम खेला गया था और वेस्ट जोन ने जीता था ये पहला एडिशन। ये हम बात करेंगे इस बारे में। The first edition took place in the year 1961-1962. The first tournament, the inaugural tournament, was won by the West Zone after defeating the South Zone. दक्षिण जोन को हराते हुए वेस्ट जोन ने जीता। शुरुआत में अलग अलग जोन थे, अब 4 टीम बन गई, इंडिया ए, बी, सी और डी। ठीक है, अच्छा अगला सवाल आपके लिए हाई कोर्ट से आता है। Which of the following pair is incorrect with respect to the Chief Justice of the High Court? हाल ही में क्या हुआ, कुछ समय पहले भारत सरकार के द्वारा 8 अलग अलग हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। उसी संबंध में सवाल पूछा गया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो जरूर याद करिएगा। जो भी एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं, प्लीज उनको, जो भी अगले 1-2 महीने में एग्जाम होगा दिसंबर तक, उसमें पूछ सकते हैं आपसे। तो मेघालय के अंदर जस्टिस इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी दिल्ली के बने हैं, न्यायमूर्ति मनमोहन जी। जम्मू कश्मीर लद्दाख के बने हैं, न्यायमूर्ति ताशीर अवस्थान। फोर्थ है झारखंड, जिसमें इसके बने न्यायमूर्ति श्री राम कल्पना राजेंद्रन। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। यही मिसमैच है, यही गलत, बाकी तीनों जो न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कोई लिस्ट दी गई है, आप पढ़ लेना इसको कि कौन कौन से बने हैं, क्योंकि ये लिस्ट में नाम करना, अगर 4-5 नाम भी आपको याद रहते हैं तो एलिमिनेट कर पाएंगे और अपने सही आंसर तक पहुंच सकते हैं आप। ठीक है, तो होता क्या देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस यानी कानून न्याय एवं विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा रिकमेंडेशन गई थी और सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, उसके द्वारा इनको नियुक्ति दी गई है 8 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। जस्टिस मनमोहन बने दिल्ली हाई कोर्ट के, इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी बने मेघालय हाई कोर्ट के, जस्टिस राजीव चकदर बने हैं हिमाचल प्रदेश के, और सुरेश कैत बने हैं मध्य प्रदेश के। जस्टिस नितिन मधुकर जमदार जी हैं, वो केरल के बने हैं। ताशीर अफस्तान जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के बने हैं। श्री राम कलपति राजेंद्र बने हैं, एस के राजेंद्र बने हैं मद्रास हाई कोर्ट के, और एम एस रामचंद्र राव बने झारखंड हाई कोर्ट के। देखिए आपके लिए काम की बात जो है ना, ये तो हमने पढ़ ली। अब आता है स्टैटिक पार्ट कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, सबसे पहले हाई कोर्ट गठन कब हुआ, और हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट किस प्रकार की जाती है। थोड़ी हम बैकग्राउंड की बात करें यहाँ पर, तो देखिए पहली बार जो है भारत के अंदर 1862 के अंदर 3 हाई कोर्ट बनाए गए, 3 हाई कोर्ट्स। कौन कौन से थे, तो देखो एक तो था मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता। फिर 1866 के अंदर 1866 में बनता है चौथा हाई कोर्ट भारत का, जिसका नाम था इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये तो हमने बात कब की, जब भारत आजाद नहीं हुआ था। अब हम बात करते हैं भारत की आजादी के बाद, तो क्या होता है 1956 के अंदर एक आता है अमेंडमेंट, जिसका नाम था 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित होता है, जिसमें कहा गया कि
दो या दो से अधिक राज्य, टू और मोर स्टेट्स, यानी दो या दो से अधिक राज्य हो, या फिर एक तरफ दो और मोर स्टेट्स, दो या दो से अधिक राज्य प्लस यूनियन टेरिटरीज, यानी संघ शासित क्षेत्र। मतलब क्या था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर राज्य के लिए अलग से हाई कोर्ट बनाया जाए। इसको दूर करने के लिए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया 1956 के अंदर, जिसमें कहा गया कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट बन सकता है, या दो या दो से अधिक राज्यों के लिए साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी के लिए भी एक हाई कोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे पास राज्य और यूटी उनकी संख्या ज्यादा है, पर हाई कोर्ट कितने हैं? 25 हैं। कितने हाई कोर्ट है? 25। करंट हाई कोर्ट कितने हैं? ये हमारे पास है 25। अब ये क्यों है? इसी कारण से ये हमने संविधान के अंदर संशोधन किया था इन ईयर 1956। अब क्या है देखिए, द पार्लियामेंट हैज बीन गिवन द पावर टू चेंज इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, यानी मतलब कि हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है न्याय का, उसको कम करना बढ़ाना किसकी जिम्मेदारी है? ऑनरेबल पार्लियामेंट की, माननीय संसद के द्वारा कानून में मतलब संविधान के अंदर संशोधन करके भी ऐसा कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब इसमें बात होती है अपॉइंटमेंट की। जिस प्रकार हमने पढ़ा कि रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है, तो अपॉइंटमेंट किस प्रकार होती है? उससे पहले हम देखते हैं योग्यता। योग्यताएं क्या होनी चाहिए, बिल्कुल ब्रीफ में पढ़ लेते थोड़ा सा, ताकि आपके लिए हेल्प रहेगा। ये बात करें एलिजिबिलिटी की, योग्यता क्या होगी? तो देखिए, 3 योग्यताएं, हाई कोर्ट का जज बनना है किसी व्यक्ति को, तो उसके लिए 3 योग्यताएं हैं। तो पहला तो है वो क्या हो? इंडियन हो, यानी भारतीय नागरिक हो। ठीक है, और दूसरी योग्यता क्या होगी? दूसरी योग्यता हो 10 years एज एडवोकेट इन हाई कोर्ट, यानी किसी भी हाई कोर्ट के अंदर, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय के अंदर उन्होंने एडवोकेट के तौर पर काम किया, उसका अनुभव हो। और तीसरा है 10 years का एक्सपीरियंस, 10 years ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी वो क्या रहे हो? किसी भी कोर्ट के अंदर क्या रहे हो? जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहे हो। 3 योग्यताएं हैं किसकी? हाई कोर्ट का जज बनने की। अब ये अगर योग्यताएं होती है, उसके बाद होता है अपॉइंटमेंट। अब अपॉइंटमेंट किस प्रकार होगा? इसका सुनिए प्रोसीजर आप। होता क्या है, भारत के अंदर 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 124, आर्टिकल 217। आर्टिकल 124 कहता है कि हाउ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी अपॉइंटेड, यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होगी, उसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 124 के अंदर। और आर्टिकल 217, आर्टिकल 217 के अंदर मिलता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इनटू दी हाई कोर्ट। ठीक है, अब ये कैसा होगा? देखिए, नियुक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द जजेस टू द हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट while consulting with the chief justice of India as well as the governor of the concerned state, यानी भारत के राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ संवाद करते हैं, वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, और उनके बाद की अपॉइंटमेंट की जाती है एज द जज ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, ये तो मैंने बात की जज की और चीफ जस्टिस की। अगर मान लीजिए किसी राज्य के हाई कोर्ट में, किसी स्टेट के हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस के अलावा, मुख्य न्यायाधीश के अलावा अगर हमें किसी की अपॉइंटमेंट करनी है अन्य न्यायाधीशों की, उसके लिए उस राज्य के संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इज आल्सो कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बात बोलिए। अब इसमें बात की गई कंसल्टेशन प्रोसेस की, यानी किस प्रकार से इनके साथ बातचीत की जाएगी, संवाद किया जाएगा। तो देखिए, हाई कोर्ट के जजेस की रिकमेंडेशन क्या होती है? एक कोलिजियम होता है, कोलिजियम मतलब ग्रुप होता है। इसमें कौन होते हैं? हाई कोर्ट के, सॉरी भारत के होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 2 होते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य, 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस, यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। वो रिकमेंड करते हैं भारत सरकार को, उसके बाद अपॉइंटमेंट होती है। अब ये प्रस्ताव कौन भेजेगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट का प्रस्ताव कैसे जाएगा? तो इसके लिए भी कोलिजियम हमारे पास क्या है, वो The process is initiated by the Chief Justice of the High Court concerned in consultation with the 2 senior most judges, यानी उस राज्य के हाई कोर्ट, किसी राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अन्य 2 न्यायाधीशों के साथ करते हैं डिस्कस। फिर नाम की सूची किसे भेजते हैं? वो मुख्यमंत्री महोदय को। और मुख्यमंत्री महोदय किसे भेजेंगे? राज्यपाल महोदय से निवेदन करेंगे आप इसे केंद्र के अंदर भेजिए, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी रिकमेंड की जाती है, और उसके बाद इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हाइल कंसल्टेशन विद द सुप्रीम कोर्ट, the chief justice of the India as well as the governor of the concerned state। ठीक है,
ये तो हमने बात की किसकी, योग्यता की। अगर मान लो इन्हें हटाना हो, हटाएं कैसे इनको, तो ध्यान रखिएगा जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं, न्यायमूर्ति को हटाते हैं, सेम प्रोसेस है। इसमें क्या है, दो आधार बताएंगे। दो आधार कौन से हैं, एक तो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर सिद्ध कदाचार, और दूसरा है इनकैपेसिटी अक्षमता। ठीक है, अब इन दोनों आरोपों को अगर पता लगाना कैसे करेंगे, तो इसके लिए प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव कहाँ लाएंगे, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में कहां पर, राज्यसभा या लोकसभा, दोनों के अंदर। यदि लोकसभा के अंदर जो लोकसभा के एमपी हैं वो प्रस्ताव लेकर आते हैं, तो उसमें चाहिए उनको क्या, 50-100 लोगों का प्रस्ताव चाहिए। किसका चाहिए, 100 लोगों का। यानी रिमूवल की बात करें तो जिस प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं ना, देखिए इतना इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज होगा इसका। स्टैटिक पार्टी में कर लेते तो कहीं ना कहीं रिवीजन हो जाएगा आपका। तो रिमूवल के अंदर क्या होता है, एक प्रस्ताव लाते हैं रिमूवल प्रोसीजर, और उसे रखते हैं पार्लियामेंट के अंदर। लोकसभा के अंदर प्रस्ताव लाया जाएगा तो 100 व्यक्तियों का समर्थन चाहिए, 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चाहिए समर्थन। तो राज्यसभा के अंदर लेकर आना है तो हमें कितना चाहिए, 50 का। तो लोकसभा के अंदर चाहिए 100 प्रस्तावक और राज्यसभा के अंदर चाहिए 50 प्रपोजर। अगर इन दोनों को देखा जाए कैसे ये आएंगे, ये प्रस्ताव रखा जाएगा, ये एक्सेप्ट भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। मतलब लोकसभा के अंदर लाया जाएगा तो लोकसभा स्पीकर चाहे तो इसे स्वीकारें या अस्वीकृत कर दें। The लोकसभा स्पीकर कैन एक्सेप्ट और इधर रिजेक्टेड, और एज द सेम द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कैन एक्सेप्ट और रिजेक्टेड। ठीक है, ये हुआ। अगर मान लो रिजेक्ट हो गया यानी उसको निरस्त कर दिया तो कोई बात ही वहीं खत्म हो जाती है। अगर मान लो स्वीकार कर लिया जाए तो क्या होगा, एक कमेटी बना दी जाएगी। कमेटी के अंदर कौन होंगे, कमेटी के अंदर होंगे भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, और एक होंगे हमारे एमिनेंट ज्यूरिस्ट। यानी 3 मेंबरी कमेटी बनेगी। क्या बनेगी, एक्सेप्ट अगर हो जाता है फिर आएगी कमेटी के पास, समिति बनाई जाती है 3 सदस्यों की, कमेटी ऑफ 3 मेंबर्स। अब 3 मेंबर कौन होंगे, हमने पढ़ लिया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, और तीसरे होंगे भारत के कोई भी न्यायविद या एमिनेंट ज्यूरिस्ट। अगर तीनों के द्वारा ऐसा पाया जाए कि जो जिन आधार पर आरोप लगाया है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो उसके बाद इसे क्या करना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। यानी द प्रपोजल आफ्टर the removal procedure, if the committee finds the allegation are true, then the proposal has to be passed with the special majority in each house of the parliament। यानी राज्यसभा के अंदर आया तो भी विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से। लोकसभा के अंदर अगर प्रस्ताव आया है तो उसमें भी विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं, आप सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते सुन लीजिए। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है कि जो भी मेंबरशिप है उस हाउस की, उसका 50% प्लस तो वो होना ही चाहिए। साथ ही साथ जो लोग वोट कर रहे हैं प्रेजेंट है, उसका होना चाहिए 2/3, मींस 50% प्लस 1 ऑफ टोटल मेंबर प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो भी वहां उपस्थित और वोट कर रहे हैं उसका 2/3, इसे मिलाकर बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। और इससे पास करने के बाद ये प्रस्ताव जाएगा किसके पास, माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास, और वो उनको हटा देंगे। ये हमने सारी बात कैसी कर ली, ये सारी बात हमने की है तो हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में और उनके रिमूवल के बारे में। क्लियर। तो क्या आज तक कभी ऐसा होगा कि किसी हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया गया हो, बिल्कुल आज तक ऐसा नहीं हुआ है, अब तक रिकॉर्ड में नहीं है ऐसा। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए, रिसेंटली विच इंडियन बॉलर हैज अचीव्ड द मार्क ऑफ 400 इंटरनेशनल विकेट्स इन क्रिकेट। यानी भारत के इतिहास में क्रिकेट खेल के अंदर ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने की लेटेस्ट 400 विकेट लिए हो। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह। तो देखिए 2 खिलाड़ी ऐसे हैं, आर अश्विन और जडेजा, इनके ऑलरेडी 500 विकेट से ऊपर विकेट है इनके। ये दोनों तो नहीं है। मोहम्मद शमी वर्तमान में खेल नहीं रहे इंडिया टीम के अंदर, तो इनके विकेट नहीं हो सकते। फिर बचते हमारे पास जसप्रीत बुमराह। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, जसप्रीत बुमराह होंगे। अब होता क्या, देखिए आप सभी जानते हैं भारत बांग्लादेश के बीच में चल रहा है टेस्ट मैच चेन्नई के अंदर, एमए चिदम्बरम स्टेडियम के अंदर, और वहीं पर जसप्रीत बुमराह ने अपना 400 विकेट लिया है, और बांग्लादेश के प्लेयर हैं हसन महमूद, इन्हें बनाया अपना 400वां शिकार बनाया। ठीक है, भारत की ओर से 10th इंडियन बॉलर, यानी भारत के 10वें बॉलर हैं ओवरऑल, और छठे हैं फास्ट बॉलर, 6th पेसर हैं भारत की ओर से। मतलब 5 तेज गेंदबाज पहले हैं जिन्होंने 400 विकेट ले लिए हैं बिफोर दी जसप्रीत बुमराह। ठीक है, अगर हम बात करें कि भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट किसने लिए, तो ये लिए अनिल कुंबले ने, मिस्टर अनिल कुंबले, इन्होंने 953 विकेट लिए हैं। इनके बाद आते हैं अश्विन जिन्होंने लिए 744, उसके बाद आते हैं हरभजन सिंह जिन्होंने लिए 707 विकेट। ठीक है, जडेजा जिनके 570 विकेट है, जसप्रीत बुमराह जिनके 402 विकेट है, 4002 नहीं है,
ये मैच टाइप है, 402 विकेट है, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करें, मुथैया मुरलीधरन है, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, स्पिनर है, उन्होंने लिए हैं लगभग 1347 विकेट। और उनके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलियन शेन वॉर्न, जिन्होंने लिए 1001 विकेट। फिर आते हैं इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन, जिन्होंने लिए 991 विकेट, 991 विकेट लिए हैं। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, क्योंकि अल्टीमेटली इससे आपको एडवांटेज होगा और आपके जो भी साथी पढ़ रहे हैं उनको भी एडवांटेज होगा। हमारी टीम मेहनत करती है, अगर आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट में अपने सुझाव देंगे, हमारी टीम का मोरल बढ़ेगा और हम अच्छा कंटेंट आपके लिए ला पाएंगे। तो प्लीज आप इस सेशन को जरूर शेयर करिएगा ऑन अ डेली बेसिस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इंडिया फर्स्ट CO2 टू मिथेनॉल पायलट प्लांट इज बीइंग डेवलप्ड इन विच स्टेट? भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल बनाने वाला प्लांट किस राज्य के अंदर लगाया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है? तो पहला ऑप्शन महाराष्ट्र है, दूसरा यूपी है, तीसरा राजस्थान, चौथा मेघालय। तो राइट आंसर होगा इसका महाराष्ट्र, क्योंकि पुणे के अंदर ये स्टैब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। टुवर्ड्स अचीविंग द कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, CCU टेक्नोलॉजीज। देखिए आप सभी जानते हैं क्लाइमेट चेंज हमारे सामने, जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसको डील करने के लिए सरकारें अपने व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास कर रही हैं, और ऐसा ही हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसमें लिखा कार्बन कैप्चर, जो भी कार्बन का उत्सर्जन करते हैं उसे, एक तरीका क्या है, जो पेड़ पौधे हैं वो CO2 कंज्यूम करते हैं फॉर दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 का इस्तेमाल करते हैं पेड़ पौधे। दूसरा है तरीका कि हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को, जो CO2 हमने कैप्चर किया, इसको कन्वर्ट करें किसी और कंपोनेंट के अंदर। तो हम कर रहे हैं, पुणे के अंदर प्लांट एस्टेब्लिश किया जाएगा, जहां पर भारत का पहला, इंडिया फर्स्ट CO2 टू मिथेनॉल प्लांट डेवलप किया जाएगा एट दी थर्मेक्स लिमिटेड इन पुणे। और ये क्या है, क्षमता इसकी होगी 1.4 टन पर डे, मतलब एक दिन में 1.4 टन CO2 कन्वर्ट करेगा, कितना, मिथेनॉल, बायो इथेनॉल के अंदर, मिथेनॉल के अंदर, सॉरी। और जो एग्रीमेंट हुआ है, ये हुआ है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप समझौते के तहत, यानी निजी सार्वजनिक निजी सहभागिता के तहत, जिसमें क्या होगा, IIT दिल्ली और थर्मेक्स लिमिटेड दोनों इसके अंदर पार्टनरिंग कंट्रीज हैं। क्लियर। अगला सवाल आपके लिए, 25th इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल, आईफा अवार्ड हम कहते हैं, फिल्म अकेडमी अवार्ड्स विल बी हेल्ड इन, यानी 25वें अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार का आयोजन किस शहर में, किस राज्य में होगा? तो देखिए 24वां जो है वो UAE के यास सिटी के अंदर हो रहा है, यानी UAE का यास सिटी के वहां पर हो रहा है। कौन सा? 24th। और वो इस साल होने वाला है, 25वां होगा हमारे राजस्थान के जयपुर के अंदर। कहां पर होगा? राजस्थान के जयपुर में होने वाला है 25वां संस्करण। और शुरुआत कब होती है इसकी, आईफा अवार्ड की? आईफा अवार्ड जो है उनकी शुरुआत होती है 2000, वर्ष 2000 के अंदर। और 25वां एडिशन होगा, संस्करण होगा कहां पर? राजस्थान के जयपुर के JECC, जयपुर एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर जो है वहीं पर होने वाला है, सीतापुरा के अंदर, 25वां संस्करण इन दी मंथ ऑफ मार्च। 24th एडिशन है, ये होगा अबू धाबी की यास आइलैंड पर, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, इस साल होने वाला सितंबर में। और इसके लिए एग्रीमेंट हुआ बिटवीन द राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट, यानी राजस्थान राज्य का जो पर्यटन विभाग है और आईफा, इनके मध्य MOU है, सरकार के द्वारा 100 करोड़ रुपए का, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 100 करोड़ का इसके लिए अलोकेशन भी किया गया है। जो विद्यार्थी राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनके जो स्टेट एग्जाम्स है उसमें काम आ सकता है कि सरकार ने कितना कंट्रीब्यूट किया, तो 100 करोड़ किया है। 20 करोड़ तो दिए रिको के द्वारा, जो राजस्थान इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है, रिको है, उसके द्वारा 50 करोड़ दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट ने, और 30 करोड़ दिए हैं फ्रॉम दी टूरिस्ट डिपार्टमेंट या पर्यटन विभाग के द्वारा। जो विद्यार्थी राजस्थान से बिलोंग करते हैं और उनके जो स्टेट एग्जाम्स है उसमें इफेक्ट काम किया सकते हैं, अदरवाइज आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, वेव समिट जो है, इसका आयोजन कौन सा देश होस्ट करेगा, किस देश में आयोजित होगा? वेव क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, यानी ऐसा समिट जिसके अंदर की जो हमारे ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री है उसके बारे में चर्चाएं की जाएगी। तो इसका आंसर होगा भारत के अंदर होने वाला है अगले वर्ष 2025 के अंदर, फरवरी के अंदर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? व्हाट विल बी द एम ऑफ दिस इवेंट? टू एलिवेट द कंट्रीज मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऑन अ ग्लोबल स्टेज। हम चाहते हैं कि भारत का जो मीडिया हाउसेज है, मीडिया इंडस्ट्री है, इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय पायदान पर हम लेकर जाएं, शोकेस करें। हमारी इस इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए हम ये आयोजन कर रहे हैं। ये भारत का पहला ग्लोबल समिट होगा जिसमें कि भारत के विभिन्न मीडिया हाउसेज जो हैं, मीडिया और एंटरटेनमेंट यानी मीडिया और मनोरंजन उद्योग क्षेत्र के अलग अलग हमारे लोग इसके अंदर भागीदार बनेंगे, जिसमें कि इस उद्योग के अलग अलग लीडर्स होंगे।
इनोवेटर यानी जो जो लोग नवाचार करते हैं वो होंगे, साथ ही साथ स्टेक होल्डर जो अन्य भागीदार हैं उनको भी इस मीटिंग के अंदर बुलाया जाएगा, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फंडिंग अचीव कर पाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी इस इंडस्ट्री को ले जा सकें। नेक्स्ट है, टाटा स्टील हैज ऑफिशियली कमीशन्ड इंडियाज लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस इन विच स्टेट, कि टाटा स्टील ने आधिकारिक तौर पर किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस जो ब्लास्ट फर्नेस है उसे शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ओडिशा है। ओडिशा के अंदर हम बात करें टू बी स्पेसिफिक तो कलिंगनगर प्लांट है। टाटा स्टील का उद्देश्य है कि भारत के अंदर जो डोमेस्टिक डिमांड है यानी घरेलू मांग है उसको पूरा करने के लिए स्टील का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए इन्होंने ब्लास्ट फर्नेस इकाई स्थापित की है इन दी कलिंगनगर प्लांट ऑफ दी ओडिशा स्टेट। ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, दक्षता बढ़ेगी, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कुल क्षमता इनकी हो जाएगी 8 मिलियन टन पर एनम उत्पादन कर पाएंगे आफ्टर दी फेज 2 एक्सपेंशन ऑफ दी कलिंगनगर प्लांट। अब इसमें क्या होगा, इट विल हैव ए जीरो प्रोसेस वाटर डिस्चार्ज प्लान विद दी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी आप सभी जानते हैं बड़ी बड़ी ब्लास्ट फर्नेस होती, भट्टियां होती, इनके अंदर क्या होता है, पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो पानी को प्रोसेस करके वेस्ट नहीं किया जाएगा, साथ ही साथ जो वर्षा जल होता है, वाटर है, रेन वाटर है, उसको भी हार्वेस्ट करेंगे, मतलब उसका भी संरक्षण करने वाले हैं इन दी कलिंगनगर प्लांट। आपके लिए न्यूज काम की है आज के लिए। तो पहला न्यूज है 10th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस, यानी 10वीं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की भारत क्षेत्र के लिए एक मीटिंग हुई है, हाल ही में कहा हुई, नई दिल्ली के अंदर भारत के पार्लियामेंट में। ठीक है, इसका क्या है, इसकी शुरुआत होती है 2004 के अंदर। पहले क्या है देखिए, आप आपके लिए काम का है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन फॉर एशियन रीजन, यानी एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल देशों की जो संसदीय राष्ट्रमंडल देशों का संसदीय संघ है उसमें से बना करके अलग करके 2004 में हमने अलग इकाई बनाई है, जिसमें कि कुल हमारे पास 31 मेंबर हैं। 31 मेंबर कैसे हुए, अलग अलग राज्य, अलग अलग यूनियन टेरिटरी जहां पर राज्य विधानसभाएं हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनके चेयरपर्सन के अंदर भाग लेते हैं। ठीक है, वही सारी बात बोली गई यहाँ पर। ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि नई दिल्ली के अंदर ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। अब इसका थीम क्या रोल, इस जो आयोजन किया जा रहा है कॉन्फ्रेंस सम्मेलन आयोजन हो रहा है, इसका थीम क्या है, थीम है इसका द रोल ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडीज इन द अटेनमेंट ऑफ सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी सतत एवं समावेशी विकास को प्राप्त करने के लिए जो विधायी निकाय हैं उनकी क्या भूमिका हो। आप सभी जानते हैं नियम कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है या राज्य विधानसभा बनाती है, तो वो कौन कहलाते हैं, हमारे लेजिस्लेटर्स कहलाते हैं, विधायक। ठीक है, एमएलए और एमपी कहलाते हैं। तो उनका क्या योगदान होगा, मतलब संसद का और राज्य की विधानसभाओं का सतत विकास को प्राप्त करने में, समावेशी विकास को प्राप्त करने में क्या भूमिका है, उसके पर डिस्कशन होगा। मतलब किस प्रकार से एक इनोवेटिव और प्रोडक्टिव वे के अंदर डिस्कशन किया जाए इन दी हाउसेज ऑफ लेजिस्लेटिव। ठीक है, लेजिस्लेचर हाउसेज। जो सीपीए है, कुल 4 रीजन है, 4 अलग अलग जोन है, अलग अलग राज्यों को बांटा गया है। हमारे लिए इतना काम का नहीं कौन सा स्टेट किस जोन के अंदर, बट आपको पता होना चाहिए 4 जोन के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, सीपीए इंडिया रीजनल सेक्रेटरी, यानी सीपीए जो भारतीय क्षेत्र है इसका सचिवालय कहाँ स्थित है, विद इन दी लोकसभा के अंदर इसका सचिवालय है। और वर्तमान में इसके भारत के रीजनल सेक्रेटरी कौन है, मिस्टर उत्पल कुमार सिंह, जो कि लोकसभा सचिवालय के सचिव भी हैं। ध्यान रखिएगा, जो कॉमनवेल्थ नेशन कंट्रीज यानी राष्ट्रमंडल संसदीय जो सम्मेलन है वो कहाँ होगा, वो होगा ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के अंदर। कब होगा, इस वर्ष होने वाला है ये 3 नवंबर से 8 नवंबर तक, और ये होगा सिडनी के अंदर। ये बताया गया लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा। ठीक है, जो राष्ट्रमंडल देश आप सभी जानते हैं वो देश है जो कि कभी न कभी ब्रिटेन के आधिपत्य में रहे हो एज ए कॉलोनी, राइट। अच्छा, एक न्यूज निकल कर आती है आपके लिए, हाइफा डे। हाइफा डे क्या है देखिए, हाइफा आपको मैप दिख रहा होगा मिडिल ईस्ट का, जिसमें एक तरफ सीरिया देश है, लेबनान है, गोलन हाइट है, और सी ऑफ गैलिली है, ये हमारा वो डेड सी है। ठीक है, और ये फिलिस्तीन है, ये गाजा पट्टी है, ये इसराइल है, और यहीं पर इसे बोलते हैं वेस्ट बैंक बोलते हैं। ये वेस्ट जो जॉर्डन रिवर बह रही है इसके वेस्ट में, इसलिए वेस्ट बैंक बोलते हैं। ये मिस्र देश है, ये सिनाई पेनिनसुला मिस्र देश का, ये जॉर्डन है। ये आपको लोकेलिटी पता पड़ गई। अब होता क्या है देखिए, हम चलते हैं पीछे कि हाइफा डे कब मनाते हैं। हाइफा डे मनाते हैं 23 सितंबर को हर वर्ष। होता क्या है देखिए, जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, वर्ल्ड वॉर वन कब शुरू हुआ था, वर्ल्ड वॉर वन चला था 28 जुलाई 28 जुलाई 1914 को। कब कब से कब तक चला, 11 नवंबर 1918 तक। एक तरफ थी अलाइड पावर में कौन कौन थे, तो फ्रांस, रूस और ब्रिटेन थे। ठीक है, और एक तरफ थे अलाइड पावर्स और एक तरफ थी सेंट्रल पावर्स।
इनके मध्य होता है वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, अब जो अलाइड पावर है उसके अंदर आते हैं हमारे देश कौन कौन से, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। ठीक है, और एक तरफ थी हमारी सेंट्रल पावर जिसमें कौन कौन थे, ओटोमन साम्राज्य, ऑस्ट्रिया, हंगरी और जो जर्मनी है, ये देश थे। अब होता क्या आप सभी जानते हैं, ओटोमन साम्राज्य का शासन था और उन्होंने जो हाइफा सिटी है, हाइफा क्या है, बंदरगाह है, ये पोर्ट सिटी हाइफा इजराइल के अंदर, इस पर आधिपत्य कर लिया किसने, ओटोमन साम्राज्य के द्वारा। टर्की के अंदर ओटोमन साम्राज्य था, उसके द्वारा इस पर अधिकार कर लिया गया। कब किया, 22 जुलाई को न्यूज आती है। अब उस समय आप सभी जानते हैं भारत के अंदर किसका शासन था, ब्रिटेन का, ब्रिटिश का। ठीक है, होता क्या है उस समय 15 कैवेलरी रेजिमेंट, 15वीं रेजिमेंट, 15वीं कैवेलरी रेजिमेंट जो है ब्रिटेन की, उसमें 3 राज्य थे। ठीक है, एक तो था हमारा हैदराबाद, मैसूर, और एक था जोधपुर। इनकी सेनाओं की टुकड़ी भाग लेती है, कौन कौन सी, इसे बोलते हैं जोधपुर लांसर्स और मैसूर लांसर्स और हैदराबाद लांसर। इन तीनों टुकड़ियों ने भाग लिया किसके अंदर, हाइफा युद्ध के अंदर। अब क्योंकि ब्रिटेन का शासन था, हमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनका सपोर्ट करना था वर्ल्ड वॉर वन के अंदर, तो हमने किया, हम भारत की ये तीनों लांसर यूनिट लड़ती है किसी तरफ से, अलाइड पावर की तरफ से। अलाइड में कौन कौन थे आप सब पढ़ चुके हैं, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। और सेंट्रल पावर की तरफ कौन थे, शुरुआत में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन साम्राज्य, ये सब प्रमुख थे। ठीक है, इन्होंने कब्जा कर लिया हाइफा पोर्ट के ऊपर, पोर्ट सिटी के ऊपर। अब उसके बाद क्या होता है, भारत की ओर से सेनाएं जाती है और मेजर लीडर थे हमारे कौन, मेजर दलपत सिंह, जो कहां से बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करते हैं जोधपुर लांसर से। कौन थे, मेजर दलपत सिंह, ये आप नाम याद रखिएगा, जोधपुर से थे मेजर दलपत सिंह। हमारी संख्या बहुत कम थी, बट हमने इस युद्ध के अंदर जो सेंट्रल पावर है उनको हटा दिया था, ओटोमन साम्राज्य की सेना थी उसको हमने हरा दिया था। ठीक है, अब हमारे काम की बात क्या है, ये हम जीत गए। उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार थी उनके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या हुआ, जो मेजर दलपत सिंह जी, इन्हें दिया गया मिलिट्री क्रॉस और पोस्ट मरणोपरांत भारत की ओर से दिया गया महावीर चक्र। भारत सरकार ने क्या दिया है, महावीर चक्र दिया है फॉर हिज वेलोर, उनकी वीरता और शौर्य के लिए मेजर दलपत सिंह जी को क्या दिया गया है, महावीर चक्र पुरस्कार। ठीक है, और हम ये मनाते हैं, उन्हीं की याद के अंदर मनाते हैं, 23 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं, हाइफा डे। हाइफा भारत और इजराइल जो है इन दोनों के मध्य पोर्ट सिटी है, मध्य तो नहीं है, भारत की जो कंपनी है अडानी पोर्ट्स, वो हाइफा पोर्ट को डेवलप कर रही है। ये सारी आपके काम की बात है हाइफा दिवस के बारे में। ठीक है, हाइफा कहाँ है, पोर्ट सिटी जो कि इजराइल में, और एक तरफ कहाँ है, भूमध्य सागर लगता है। नेक्स्ट न्यूज आपके लिए, तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी। देखिए रिसेंट हुआ क्या है, कुछ ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है, तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार चिरंजीवी हैं, जिन्हें बोला जाता है मेगा स्टार। ठीक है, इन्होंने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, किस कैटेगरी में, तो मोस्ट प्रोलिफिक फिल्म स्टार इन इंडियन सिनेमा। इन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर 46 वर्ष के करियर में 150 से अधिक फिल्मों के अंदर काम किया है, और लगभग इन्होंने 537 गानों के अंदर डांस मूव किए हैं। ये सारा इनका रिकॉर्ड है, ये सारी बात इसके अंदर बोली गई है। तो इन्होंने किसे बनाया, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर। अच्छा, बिहार का मधौरा प्लांट, ये न्यूज में इसलिए आया है बेसिकली, इसकी वजह क्या है, भारत का ये रेलवे का प्लांट है। इंडिया इज सेट टू बिकम अ ग्लोबल लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग हब विद फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट फ्रॉम द बिहार मधौरा प्लांट। भारतीय रेलवे चाहता है कि बिहार के मधौरा प्लांट से हम एक्सपोर्ट करेंगे अफ्रीकी देश को, हम ट्रेन यानी लोकोमोटिव इंजन यानी ट्रेन का इंजन है वो एक्सपोर्ट करने वाले हैं। अब कौन सी कंपनी है, एक इसका नाम है वेबटेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी किसकी है, जॉइंट वेंचर बिटवीन द इंडियन रेलवे और वेबटेक। वेबटेक कंपनी है और एक हमारी तरफ भारतीय रेलवे, इन दोनों ने मिलकर एक संयुक्त उपक्रम बनाया जिसका नाम है वेबटेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, और ये डेवलप कर रहा है बिहार के मधौरा के अंदर रेलवे के कोचेस, रेलवे के इंजन। और हम क्या करेंगे, अगले वर्ष से इट विल बिगिन एक्सपोर्टिंग दीज लोकोमोटिव्स फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। और कहां करेंगे एक्सपोर्ट, हम ये करेंगे अफ्रीकी देशों को करने वाले हैं। ठीक है, टू दी अफ्रीकन कंट्रीज, ये सारी बात बोली गई है। तो आपसे पूछा जाए कौन सा प्लांट है, बिहार का मधौरा प्लांट, और दूसरा किस रीजन में, तो अफ्रीकी देशों करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टोबैको फ्री यूथ कैंपेन यानी तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0। ये किसने लॉन्च किया है, देखिए हाल ही में क्या हुआ है, नई दिल्ली के अंदर एक कॉन्फ्रेंस के अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ
यानी स्वास्थ्य मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं प्रताप राव जाधव जी। इन्होंने टोबैको फ्री यूथ कैंपेन लॉन्च किया है। इसका वर्जन 2.0 है और इनका मानना है कि इसे रिपोर्ट के अंदर पाया गया है कि भारत में प्रतिवर्ष 13 लाख युवा सिर्फ तंबाकू के सेवन से मारे जाते हैं। ठीक है, और हम चाहते हैं कि तंबाकू मुक्त बने यूथ। ठीक है, और इन्होंने एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया है। भारत के जितने भी भारतीय पूरे राष्ट्र के अंदर जितने भी मेडिकल कॉलेज है वहां पर क्या हो, तंबाकू निषेध केंद्र बनाए जाए, टोबैको सिसेशन सेंटर। यानी जितने भी मेडिकल कॉलेज है भारत के अंदर उसमें उन्होंने तंबाकू निषेध केंद्र की स्थापना भी कल कर दी है। ठीक है, आज का सेशन एंड करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लेक्चर को, अगर आपको लाइक अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर भी करें, क्योंकि हमारी टीम काफी मेहनत भी करती है इस प्रकार के अच्छे क्वेश्चन बनाने में, कंटेंट लेकर आने में। अगर आप लाइक करेंगे तो हमें और मोटिव मिलेगा, बूस्ट होंगे हम भी कि अच्छे से अच्छा कंटेंट और आपके लिए लेकर आए। तो आपके लिए कल आज के लिए 3 क्वेश्चन है। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ प्लांटिंग और 5 लाख सैपलिंग इन 1 आवर, यानी 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधों को बोया गया है, और ये आपको बताना रिकॉर्ड किसने बनाया है और किस राज्य के अंदर बनाया गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, येलाहांका गैस पावर प्लांट इन विच स्टेट, यानी एक भारत के दक्षिण भारत के राज्य में येलाहांका प्लांट बनाया गया है, स्थापित किया गया है, जो कि गैस पावर प्लांट होगा। ठीक है, आपको बताना किस पावर, ये पावर प्लांट जो है किस राज्य के अंदर स्थापित किया गया है। तीसरा है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। आप सभी जानते हैं जो बधिर व्यक्ति हैं, जो बधिर व्यक्ति है, जो बोल नहीं सकते, मूक बधिर व्यक्ति में से, तो बधिर व्यक्तियों के लिए उनको किस प्रकार पढ़ाया जाए, तो उसके लिए इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज है, सांकेतिक भाषा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। तो आपको बताना है कि ये हम किस दिन मनाते हैं। 3 सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, आप अपने एंड पर इनको सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा और आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिए, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल एज दी वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए और बी कॉन्फिडेंट।